हेलो क्लास 12th। हम लोगों ने कल पिछले वीडियो में कल के वीडियो में जो आपको एलपी का बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया था, कैसे काम करना है, कॉर्नर मेथड क्या होता है, क्या फिजिबल सोल्यूशन होता है, क्या फिजिबल रीजन होता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है, सारी बातें आपको हमने डिटेलिंग कर दी थी। अब ऐसा थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हुए सवालों को लगाते हुए चलें और आपको फटाफट, अब हम ज़्यादा डिटेलिंग नहीं लिखेंगे, बस फटाफट आपके सामने वैल्यूज रखेंगे और करके दिखाएंगे, है ना। मतलब लैंग्वेज अब आपको लिखना सीख गए हैं, प्रोसेस क्लियर है कैसे करना है, तुरंत काम करेंगे हम लोग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द ग्राफिकल सोल्यूशन। क्या बोला कि ग्राफिकली सोल्यूशन आपको चाहिए फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, मैक्स जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 5y एंड सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट 2x प्लस 4y इज लेस देन 8, 3x plus y is less than 6, x plus y is less than 4 and x is greater than 0 and y is greater than 0। ये आपकी कांस्टेंट है और ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये आपको दिए गए हैं। चलिए सर, इन सारी बातों को लेकर के आपको पहले ग्राफ ड्रॉ करना होगा। क्या करना होगा? एक ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ग्राफिकल सोल्यूशन मीन्स आपको इसका पहले ग्राफ बनाओ, फिर बाउंड्री रीजन निकालो और उस बाउंड्री रीजन के जितने कॉर्नर, उन कॉर्नर पॉइंट पर वैल्यू देखो और जो वैल्यू सबसे छोटी या बड़ी हो वही आपकी मैक्सिमम वैल्यू का कार्य कर जाएगी। किसका काम करेगी? मैक्सिमम वैल्यू। तो आइए सर तुरंत अब हम पूरा अच्छे से काम करिएगा। लैंग्वेज आप लिख लेंगे, राइट द इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस आप लिख लेंगे। पहले इसको ड्रॉ किया y इक्वल टू 0, फिर इसको ड्रॉ किया x इक्वल टू 0, इसके सिंबल है ग्रेटर देन, ये दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर इसको ड्रॉ किया x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये 4 कामा 0 हो गया और ये 0 कामा 4 हो गया। कैसे? इसमें एक बार y इक्वल टू 0 रखना है, एक बार x इक्वल टू 0 रखना है, फटाक से पॉइंट मिल जाएंगे। फिर इसको ड्रॉ करते हैं। जब हमने y इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई? 2। x की वैल्यू कितनी आई? लेस देन। अब देखो ध्यान से, जैसे इस लाइन को ड्रॉ किया लेस देन, यानी आंसर अब यहाँ है इसके अंदर। फिर क्या किया? इसको ड्रॉ कर रहे हैं, y की वैल्यू 0 रखी तो x इक्वल टू कितना है? 2 कामा 0 हो गया। फिर जब x की वैल्यू 0 रखी तो y इक्वल टू कितना है? 6, 0 कामा 6 यहाँ मिल जाएगा। इन दोनों पॉइंट को मिला दिए तो जैसे लाइन खींची आपने, इस लाइन ने इसके फिर 2 टुकड़े कर दिए। इस बड़े वाले ट्राइंगल के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा ये, ओरिजिन कहाँ है? 0 कामा 0 यहाँ है। इस पे रखेंगे, कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे, नहीं आंसर अभी हमारा इस जगह आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर यहाँ आ रहा है आंसर। ये रफली बना लिया है ना। अब इसको ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू कितना है? 4। ये पॉइंट हो गया, वही पॉइंट है। फिर जब x की वैल्यू 0 रखी तो y इक्वल टू कितना है? y इक्वल टू कितना है? जब x की वैल्यू 0, y इक्वल टू कितना है? 2। तो 0 कामा 2 यहाँ पॉइंट होगा और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये जो ट्राइंगल बन रहा था इसके फिर टुकड़े होंगे। सीधी लाइन चली जाना भाई, ये यहाँ से जा रही है, ये मान लेंगे एक जगह से गई। तो इसने क्या किया? इसके 2 टुकड़े फिर कर दिए। इसके ये जो बाउंड्री रीजन था ये ऐसे ऐसे अभी दिख रहा था ना, ये इसके 2 टुकड़े हुए ना, एक टुकड़ा ऊपर एक नीचे। 0 कामा 0 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, नीचे वाला आंसर होगा, ये टुकड़ा आप हटा लीजिए। तो ये आपका जो बना बाउंड्री रीजन वो ये है। ये पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट आपको मालूम है, ये पॉइंट आपको मालूम है, ये पॉइंट नहीं मालूम, बस इसको पता कर लिया जाए, कॉर्नर मिल गए आपको सारे। ये पॉइंट किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है? ये इस लाइन का इंटरसेक्टिंग लाइन तो लिख दीजिए। ये कौन सी लाइन है? जो पहले लाइन खींची थी ये वाली, इसका नाम है क्या? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वल करके लिखा जाता है, इक्वेशन लिखते हैं कैसे यहाँ पे। इसमें क्या किया है? ये x की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी आई है? 2। y की वैल्यू 2 कहाँ मिली थी? x की वैल्यू 2 इसमें मिली थी। तो ये लाइन कौन सी है? ये 3x प्लस y इक्वल टू 6 है। और ये लाइन कौन सी है? 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। अब देखिए ये पॉइंट किसका इंटरसेक्टिंग है? इस लाइन का और इसका। तो इसको सॉल्व कर लो। क्या लिखा है? 3x प्लस y इज इक्वल टू 6 और ये कितना है? 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। इसमें कितने गुणा? इसमें 4 का गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 4 12x और प्लस 4y और 4 24 और ये कितना? 2x और 4y इज इक्वल टू 8 माइनस माइनस माइनस, ये कट कितना बचा? 10x बराबर कितने के? घटेगा, 24 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 16 बचेंगे, यानी x इक्वल टू 16/10। x की वैल्यू मिल गई कितनी? 16/10। नहीं निकल आएगी? बोलो जल्दी, ये पॉइंट्स आपको निकालने होंगे। 16/10 तो दूसरा आ जाएगा, जब y की वैल्यू निकालोगे इसी में रख करके, इसमें उठा के किसी ने, तो 12/10 आ जाएंगे। अब काटा काटी आपको करना है, 8/5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत उसमें वाली बात नहीं हमारी। ये क्या निकला है? ये कॉर्नर पॉइंट आ गया। इन कॉर्नर पॉइंट में आप क्या बनाओगे?
एक टेबल बना लेंगे ऐसी छोटी सी फटाक से। यहाँ पे लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट CP यानी कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ Z, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ Z। पहला पॉइंट 0,0 रख देना, 2,0 रख देना, 0,2 रख देना, 16/10, 16/10, 12/10 रख देना, और इन पर Z की वैल्यू निकाल लेना। पहला पॉइंट Z क्या है, ये है Z। 3 × 0 प्लस 5 × 0 बराबर कितने के 0 आ जाएगा। Z इक्वल टू कितने के 3 × 2 प्लस 5 × 0 बराबर 6 के। फिर Z इक्वल टू कितने 3 × 0 प्लस 5 × 2 बराबर 10 के। फिर Z इक्वल टू कितने के 3 × 16/10 प्लस 5 × 12/10। कैलकुलेट 16 × 48, 12 × 5 = 60, 48 और 60 100 कितना हो गया 100। देखो 16 × 48 और 12 × 5 = 60, 108 हो गया। 108/10, 108/10 मतलब 10 दशमलव समथिंग आएगा नहीं। सबसे वैल्यू ये 10 है, ये 6 है, 4 सबसे वैल्यू यहाँ मिली तो एक मैक्स Z यही हो जाएगी। ये पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, मैक्सिमम Z। कब बनेगा, जब x की वैल्यू 8/5 यानी 16/10 और 12। प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, करना कैसे, बस बाकी इसमें कुछ नहीं, कोई नौटंकी नहीं है। बहुत ही सिस्टमैटिक और सरल से क्वेश्चंस हैं। समझ सकते तो समझ लीजिए, नहीं समझ सकते तो भाई क्या बताया जाए। अब आइए सर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा थोड़ी यथा कथा पढ़ते हुए करते हुए चलते चले जाएंगे, है ना। हाँ, अभी तक हम सब में दो तीन सवाल जो भी लगा सब में मैक्स Z की बात की। मिन Z की बात जरा करनी है। मिन Z पे आइए जरा, एक मिन का भी देखते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि उसको भी हम समझाएंगे बाद में, भी नहीं बताएंगे। मिल जाओ यार, सवाल भी नहीं मिलता जल्दी ढूंढो तो, है ना। वैसे ढेरों मिल जाएंगे और ऐसे ढूंढे ढूंढे नहीं मिलेंगे। चलो जब मिलेगा तब बता देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मैक्स नहीं मिला, हम जो सोच रहे थे मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हटाओ भाई। मिन Z सॉरी मैक्स Z इज इक्वल टू -3x माइनस का 5y एंड सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट दी गई है। सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट SOC का मतलब समझ लेंगे ना। सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट लिखा है भाई, थोड़ा शॉर्टकट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर हम पूरा सवाल लगाएंगे तो हम आपका पूरा काम नहीं करा पाएंगे जल्दी से एक वीडियो में, नहीं ज़्यादा क्वेश्चंस की वैरायटी आपको दिखा नहीं पाएंगे, है ना। तो एक ही दो क्वेश्चन होगा, खत्म हो जाएगा, मतलब तो फिर मजा नहीं आता ना, हमको भी आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती कि पूरा पढ़ाया गया। ठीक है, चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए आप इतनी बात में। देख लीजिए, चेक करिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक, अब आइए सर, अब आइए सर इसमें क्या कहानी है और किस तरह की कहानियां चलेंगी इसमें। अब देखो इसमें एक खास बात आपको भी थोड़ी देर में दिखेगी कि अभी हमारा जो रीजन था वो बाउंडेड हो रहा था। बाउंडेड मतलब वो चारों तरफ से घिरा हुआ था, यानी अगर उसको आप सर्कल के अंदर इनक्लोज करना चाहें तो कर सकते थे, लेकिन अब आपके पास एक ऐसा रीजन मिलेगा जो बाउंडेड नहीं होगा। इस सवाल में देखेंगे यही मिलेगा। तो हमें उस केसेस में कैसे काम करना है, उस केसेस में भी वैसे ही काम करना है जैसे आप करते चले आ रहे हैं, और कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं करनी है, कोई बहुत बड़ा उसमें मतलब अपना टैलेंट नहीं दिखाना है। बस नाम हो जाएगा कि हमारा जो फिजिकल रीजन है वो अनबाउंडेड है। कैसा है, अनबाउंडेड है, और उस अनबाउंडेड में जितने कॉर्नर होंगे, अनबाउंडेड होगा तो सारे कॉर्नर तो आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन कुछ कॉर्नर्स दिखेंगे, जो कॉर्नर्स दिखेंगे उन्हीं पर हम डिस्कशन करेंगे। बाकी जो नहीं पता चल रहा उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। हाँ, तो आइए सर जरा इसको ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। अब डायरेक्ट हम ड्रॉ करने पे काम कर रहे हैं ना, कुछ लिखा पड़ी कोई नहीं। y = 0, x = 0, दो लाइनें तो तुरंत तो समझ में आ जाती है, इनका काम ओके हो गया। y = 0 रखा तो x = कितना आ गया 2, 2,0। फिर x की वैल्यू 0 रखी तो y = कितना है -1, y की वैल्यू -1 आई 0। इस पॉइंट को ऐसे मिलाएंगे, देखो ऐसी लाइन चली जाएगी, ये चलेगी, कोई बात नहीं, चली जाने दो। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, हमारी अच्छी लाइनें नहीं बनती हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन x + y = 3, 3,0 एंड 0,3,
0,0। अभी उन्हें डिसाइड नहीं किया कौन कहाँ है। हाँ, पहले आइए डिसाइड कर लेते हैं। जैसे हमने पहली लाइन की ड्रॉ की, ये वाली ये ड्रॉ की, इसमें 0,0 रखा, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, यानी इस लाइन के ऊपर, ओरिजिन किधर, ऊपर की तरफ, तो यानी आंसर हमारा यहाँ आ रहा है। देखो अभी आंसर हमारा ये था, ये पूरा ऐसे था, ये पूरा ऐसे आंसर था, ऐसे ऐसे पूरा आंसर था कि इसके ऊपर ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, इस लाइन के ऊपर पहली वाली लाइन थी। पहली लाइन थोड़ा सीधी कर देते, अच्छी नहीं लग रही हमको, ये सीधी हो गई, इसके ऊपर। आपको अभी ये सर क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, पहले 2 लाइनें पहले ड्रॉ हो चुकी ना। हाँ, जैसे आपने ये लाइन ड्रॉ की, इस लाइन ने कहा 0 पर 0 0 जैसे रखोगे, 0 + 0 > 3, कंडीशन फॉल्स आएगी सर। यानी इसका मतलब अभी आपके पास ये पट्टी बनी हुई थी जब ये लाइन ड्रॉ हुई, जैसे आपने ये लाइन ड्रॉ की तो इसने क्या, इसके 2 पार्ट किए, एक पार्ट ये किया, एक पार्ट ये किया, और ये पार्ट कह रहा है कि जिधर ओरिजिन है, तो ओरिजिन कहाँ है, इस लाइन के नीचे है, और कंडीशन फॉल्स मिली है, इसलिए हमें हमारा आंसर किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, वो वाला। यानी ये नहीं होगा हमारे आंसर में, ये एरिया हटा लिया गया, हट गया ना, समझ में आ गया होगा। ठीक, अभी आंसर हमारा ये ऐसे फैला हुआ, अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं कहाँ है, थोड़ी देर बाद और देखते हैं। एक लाइन ये बची है, इसमें y = 0 रखा, रख दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2, x की वैल्यू -2 यहाँ कहीं मिलेगी, -2,0। फिर x की वैल्यू 0 रखोगे तो y = कितना आएगा, 4, y = कितना आएगा, 4 आएगा, 4 यानी यहाँ कहीं होगा 0,4। इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ऐसी लाइन चली जाएगी, ये लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे आगे की तरफ ऐसे चली जाएगी, यानी आपका जो रीजन होगा वो ये देखो ऐसे, ये पूरा रीजन है, ये बाउंडेड दिख रहा है, क्योंकि इसमें कैसे कंडीशन जरा रखो, 0 0 रखा, कंडीशन ट्रू मिली, तो इस लाइन का ओरिजिन कहाँ, नीचे की तरफ है ना, तो इसने क्या किया, इसने देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये, देखो यहाँ दिख रहा है, तो रीजन नीचे है, इसलिए नीचे वाला ये आपका बाउंडेड हो जाएगा, ये बाउंडेड होगा। अब बाउंडेड होगा, देखो ध्यान से, बाउंडेड नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि ये लाइनें आगे खुल रही हैं, ऐसे करके खुल रही हैं, लेकिन वो बाउंड नहीं कर पा रही हैं, तो ये क्या है, ये जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है। बात को ध्यान दीजिएगा, यहां पर फिजिबल रीजन कैसा बना है, अनबाउंडेड, लेकिन अनबाउंडेड बनने में उसने कुछ कॉर्नर तो दिए हैं ना, एक कॉर्नर ये दिया है, एक कॉर्नर ये दिया है, और एक कॉर्नर ये दिया है। कॉर्नर के अगर नाम लिखना चाहें, इसका नाम A दे दो, B दे दो, इसका C दे दो, इस पॉइंट का नाम है 0,4। इन पॉइंटों पर आप क्या करेंगे, वैल्यूज को निकालेंगे, जो काम करते हैं वैसे करेंगे, टेबल बनाएंगे, पॉइंट लिखेंगे, मैक्स वैल्यू निकालेंगे। पहला पॉइंट क्या हमारा, 2 नहीं, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अभी पता नहीं चले, पता करने पड़े, कैसे, ये लाइन, इस लाइन का नाम क्या है, पहली वाली लाइन है, ये पहली वाली लाइन है ना, ये पहली लाइन यही ड्रॉ की थी हमने, तो इसका नाम है x - 2y = 2k। फिर ये दूसरी लाइन ये ड्रॉ की थी, ये x + y = 3 है, और तीसरी लाइन हमने ड्रॉ की है, इसका नाम है -2x + y = 4। ऐसे लिख जरूर दिया करिए, ये हटा दे रहे कंडीशन ट्रू फॉल्स जो देखने को बनाई गई थी। तो इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएगा। कैसे निकलेगा जरा देखते हैं, x - 2y = 3 2 और x + y = 3 के, घटा दीजिए, माइनस माइनस ही कट गया, ये कितना हो गया, -3y = -1, y = कितने के, 1/3 के, y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई सर 1/3, x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं कहाँ, इसमें, तो x + 1/3 = 3 के, उधर जाएगा 9/3 8/3 आ जाएगी, x = 8/3 एंड y, ये आपकी वैल्यू मिल गई 8/3 1/3 पॉइंट्स मिल गए। इन पॉइंटों में वैल्यू देख लो, कॉर्नर पॉइंट CP, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट क्या हमारा बना, ये बना 8/3, 1/3, फिर दूसरा 0,3, तीसरा 0,4। इन पॉइंटों पे z की वैल्यू चेक करो जरा, z = कितना आएगा, -3 × 8/3 -5 × 1/3, 8 × 24 24 - 5 24 - -29/3, चेक कर लीजिए। फिर z = कितना आएगा, 3 × 0 -5 × 3 -15। फिर कितना z = कितना आएगा, 3 × 0 और 5 × 4 4 × 20। अब जरा बताओ निगेटिव में कौन सबसे बड़ी वैल्यू, मैक्स पूछा गया, मैक्स दिखने का क्या दिख रहा है सर, मैक्स मैक्सिमम वैल्यू -20, ये देखो ये आ रही लगभग 9 × 27 3 × 27 9 पॉइंट समथिंग है ये, और ये सारी वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग से क्या है, छोटी है, कि निगेटिव में जो बड़ी वैल्यू होती है छोटी होती है, मालूम है ना इतना, तो ये मैक्स वैल्यू मिल रही। कब मैक्स वैल्यू मिल रही है, तो देखो इसमें अनबाउंडेड है, परेशान नहीं होना है कि सर बाउंडेड होगा तो कर पाएंगे, नहीं कर, अरे भैया अनबाउंडेड बनना रहने दो, कुछ तो कॉर्नर मिलेंगे ना, जो कॉर्नर मिलेंगे उन्हीं को देखना है, खत्म बात, सिंपल बिल्कुल एकदम, है ना, दे दनादन। झाड़े रहो कलेक्टरगंज, क्या करे रहो,
झाड़ेरो कलेक्टरगंज। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, है ना। मिन जेड मिलेगा तो हम करवा देंगे, परेशान ना होने लड़ रहे हो, सोच रहे हो यार मिन जेड का सवाल ही नहीं करवा रहे हैं, इसे झेले चले जा रहे हैं, जगह पकड़ कर रहे हैं उतनी देर से, है ना। कोई दिक्कत नहीं, मैक्स मिन कुछ भी मिले आप करके आराम से करके आइएगा क्वेश्चन पेपर में, है ना। तो ये अनबाउंडेड भी आपको समझ में आ गया, अनबाउंडेड भी कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है ना। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? आइए सर एक सवाल लिखते हैं, करें सॉल्व द एलपीपी। एलपीपी सॉल्व करेंगे भाई, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, करना आता है हमको। क्या लिखा? मिन, अब मिल गया, मिन का जब नहीं ढूंढ रहे तो मिन मिल गया। मिन जेड इज इक्वल टू कितना? 2x प्लस 3y और सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 6, x माइनस y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, फिर 2x प्लस y इज लेस देन आर इक्वल टू 8, x इज ग्रेटर देन 0, y स्क्वायर ग्रेटर देन 0। फटाफट ड्रॉ कर देते हैं तुरंत, बाकी बातें आप समझते जा रहे हैं। ये कौन हो गया? ये y इक्वल टू 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये x इक्वल टू 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से काम करिए। सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं, y की वैल्यू 0 रखिए, x इक्वल टू 4 आ गया, ये 4 कामा 0 हो गया, फिर 8 कामा 0 ये मिल जाएगा, 0 कामा 8 सॉरी, क्योंकि x की वैल्यू 0 ये आ गया, इन दोनों को मिला दिया। फर्स्ट पार्ट इन दो टुकड़े किए, लेस देन ये आंसर है नहीं फिलहाल, अभी आंसर हमारा कहाँ यहाँ है, 3 लाइनें हमने ड्रॉ कर ली ऐसे। अब इसको ड्रॉ करते हैं, तो ये y इक्वल टू, इसको देखो ध्यान से, अगर इसको इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू क्या आ गया? x, y इक्वल टू x जो लाइन होती है ओरिजिन से होके जाती है, ऐसे जाती है इस तरह से। जब ये ओरिजिन से कोई लाइन जाती है तो चेक करने का तरीका बदल जाता है। ये पॉइंट सेटिस्फाइड करो, 4 माइनस 0 इज ग्रेटर देन 4, 0 से बड़ा, कंडीशन ट्रू मिल रही है, यानी हमारा आंसर कहाँ होगा? अभी यहाँ आ रहा है, क्यों ये कंडीशन भाई 4 कामा 0 इस साइड में, इस लाइन के इस साइड में, तो जिस साइड में है कंडीशन ट्रू होती है तो उसी साइड में लेते हैं वैल्यू। ऊपर वाला डिसाइड हो गया, हटा दो। इस पे आइए, y की वैल्यू 0 रखिए, x इक्वल टू कितना है? 3 आया, x इक्वल टू 3 यहाँ कहीं ड्रॉ होगा इस जगह, x इक्वल टू 3। फिर क्या? फिर x की वैल्यू 0 रखी तो y इक्वल टू कितना आएगा? 2, 0 कामा 2, ये पॉइंट मिल गया, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया, लाइन ऐसे चली गई। इस लाइन में फिर 2 टुकड़े किए, एक तरफ ओरिजिन एक तरफ नहीं है, 0 कामा 0 रखा, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन, कंडीशन फॉल्स आ रही है सर, यानी ये आंसर नहीं होगा इस साइड में, ये हटा दो, कि जिधर ओरिजिन है उधर आंसर नहीं है, उसका अपोजिट आंसर ले लिया हमने। इन हमारा बाउंडेड रीजन कहाँ मिला? ये मिला। इस बाउंडेड रीजन के ये कॉर्नर्स हैं, क्या कॉर्नर्स दिख रहे हैं? 4 कॉर्नर्स हमको दिख रहे हैं, 1 2, एक ये है और एक ये, इन दोनों के पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, हमारे पास है नहीं। तो ये पहली लाइन ड्रॉ की थी, ये कौन थी? ये थी हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 0 थी। ये वाली लाइन जो थी 8 वाली, ये वाली थी, इसका नाम क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। और फिर एक और लाइन ड्रॉ की है, ये वाली, इसका नाम क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इन 3 लाइनों से एक कॉर्नर 4, और कॉर्नर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, हमारे पास अव्यवस्था होने की वजह से हम पॉइंट्स लिखे दे रहे हैं डायरेक्ट। इसको जब सॉल्व करेंगे, इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करें तो 8/3 कामा 8/3 आ जाएंगे, करके देख लीजिएगा। और इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6/3 कामा 6/3 आ जाएंगे। और कहो सर दोनों एक जैसी वैल्यू कैसे दिख रहे हैं? हाँ बेटा, क्योंकि y इक्वल टू x का फॉर्मेट है, तो जैसे x की वैल्यू जो निकले वही y की बनेगी, फटाक से सॉल्व कैलकुलेशन हो जाएगा, करके देखिएगा। अब इन सब में कॉर्नर टेबल बना लेना ऐसे, कितने कॉर्नर है? अब देखो ध्यान से, कितने कॉर्नर है? 1 2 3 4, कितने हैं? 4 हैं कॉर्नर। कॉर्नर पॉइंट करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z, लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, बोल दे रहे हैं लिख लीजिए। पहला पॉइंट 0 कामा 3 कामा 0, दूसरा 0 कामा 4 कामा 0, तीसरा 8/3 कामा 8/3, चौथा 6/3 कामा 6/3। जेड की वैल्यू निकालनी है, मिन जेड निकालना, मिन जेड, चलो मिन निकालते हैं, जेड इज इक्वल टू, तो मिन और मैक्स बाद में देखेंगे, गुणे 3 प्लस 3 गुणे 0 बराबर कितने के? 6 के। जेड इक्वल टू 2 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 0 बराबर कितने के? 8 के। जेड इक्वल टू 2 गुणे 8/3 प्लस 3 गुणे 8/3, 8 दूनी 16, 8 3 24, 16 और 24 जोड़ जान लो, 8 दूनी 16 और 8 3 24, 24 और 16 40, 40/3, 40/3। और फिर इस पे आइए, 2 गुणे 6/3 और 3 गुणे 6/3, तो 6 संग 18, 5 छक्का 30, 30/3। ये वैल्यू 10 दे रहा है, ये वैल्यू 12.12 36, 12 13 समथिंग कुछ आएगी, है ना, मतलब ये 13 समथिंग के आसपास है, कुछ है 13.33। इनमें सबसे छोटी वैल्यू इनको चाहिए, मिन चाहिए, मिन चाहिए, कौन सी चाहिए? मिनिमम वैल्यू चाहिए।
देखो भाई ध्यान से देखिए क्या पूछा गया, फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू। इसके लिए क्या पूछा गया, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो फिजिबल रीजन जो देख रहे हैं, ये फिजिबल रीजन है, देख रहे हैं फिजिबल रीजन है। इस फिजिबल रीजन के अंदर जो बाउंडेड रीजन है उसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है, 6 है ना। 6 है कितने पर, किस पॉइंट पर है, 6 किस पॉइंट पे आई है, 6/3 कहाँ 6/3 पे, बोलो भैया 6/3 कहाँ, तो मिनिमम वैल्यू इज 6 है ना। बोलो भाई जल्दी बोलो, और कहीं तो 6 तो मिला नहीं, बस एक ही जगह 6 मिल रहा है, ठीक है पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिली है, अगर मैक्स पूछ दे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, ये मिल रही शायद, ये क्या मिल रही है, क्या कोई कैलकुलेशन गलत हुआ क्या, अच्छा है, क्योंकि इनका जो 8 6 3,0 पे 6 आ रही, ठीक आ रही है, और 6/5, अच्छा एक पॉइंट हमने हमारा गलत लिख दिया बेटा, पॉइंट हमारा एक जगह का गलत लिखे, 6/3 नहीं 6/5 है, सॉरी गलत हो गया, इससे हम मिस्टेक हो रही थोड़ी, 6/5 करिए इसको, 6/5 तो ये भी 6 हो जाएगी। तो दो जगह आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही 6, कहाँ मिल रही, 3,0 पे मिल रही है, 6/5 पे मिल रही है ना, कहाँ मिल रही है आपको, दो जगह मिल रही है। तो हेंस 6 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड फिजिबल रीजन एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। कौन सा, ये जो लाइन सेगमेंट कौन सा मिल रहा है, ये जो लाइन सेगमेंट है, इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, जितने भी पॉइंट्स बनेंगे उन सब पे वैल्यू सेम आएगी, मतलब जो भी वैल्यू मिलेगी तो वो आपको क्या दे रहे हैं, इस लाइन को ज्वाइन करने वाले ये दो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो वैल्यू आपको मिलेगी वही आपकी क्या मिनिमम सोल्यूशन है। तो एक मिनिमम यहाँ मिल रहा है मीन, और एक नीचे लिख दिया मीन, मतलब समझिए जहां दो जगह मिल जाए तो दो आंसर बन रहे हैं आपके, आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो काम। वो कैलकुलेशन मैंने जल्दीबाजी में 8/3 तो यहाँ भी 6/3 लिख दिया, वो गलती हो गई, उसका कैलकुलेशन आप सुधार लीजिएगा सर, सॉरी गलती हो जाती है, क्या किया जाए, है ना। हाँ तो उम्मीद आप समझ में आ गया होगा, उम्मीद आप समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे काम करना है, बोलो नहीं बोलोगे, चलो ना बोलो भाई, ठीक। उम्मीद है कि इस तरह से क्वेश्चंस आप कर लेंगे और कर करके अपना बाउंडेड रीजन बना लिया करेंगे फटाफट, बाउंडेड अनबाउंडेड बना करके, चाहे अनबाउंडेड हो चाहे बाउंडेड हो, दोनों काम आप कर लेंगे, ठीक। अब आती बात कि अब सवाल तो ये बहुत सरल हो गया, आपको इक्वेशन दे दी, ग्राफिकल बनवा लिया, कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। प्रॉब्लम पता है कब आएगी, प्रॉब्लम तब आएगी जब आपको ये सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन खुद बनाना पड़ेगा, मतलब वर्ड प्रॉब्लम आपको अपनी। अब आपको सीधे जो सेकंड वैरायटी सुनिए ध्यान से, इस टॉपिक की जो सेकंड वैरायटी उसको समझिए ध्यान से। अब आपको सीधे वो इक्वेशन नहीं देंगे, आपको खुद बनाना पड़ेगा, और बनाने के दौरान पता है सवाल कैसे लिखा मिला करेगा, खूब बड़ा सा सवाल मिलेगा। अब जरा हम लिखते हैं, पहले थोड़ा सा टाइम आपका बर्बाद जरूर करेंगे, लेकिन आपको समझ में आएगी सवाल की वैल्यू। करें ए डीलर इन ए रूरल एरिया, ए डीलर इन रूरल एरिया विशेष टू परचेज, स्पेलिंग पे मत जाना, परचेज सम स्विंग मशीन, सिलाई मशीन खरीदी गई, किसी डीलर ने मशीन खरीदी। ही हैज ओनली, अब जरा इसको अगर बनाना समझ गए, यही आपकी बड़ी प्रॉब्लम है। इसको सीख लिया तो मतलब समझ लो आपने एलपी लगभग पूरी पढ़ ली, चाहे उस सिलेबस में हो या ना हो। अब यहाँ की समस्या बड़ी चल रही ना कि अगर कुछ ज़्यादा पढ़ा दो, कहेंगे सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे हो आप सर, ज़्यादा पढ़ा दिए, ये पढ़ना है कि छोड़ देना है, वो आपकी श्रद्धा भाव है। आप पहले वीडियो को देख लीजिए, पर्याप्त पढ़ा दिया मैंने, उसमें आपका सिलेबस है, एक्स्ट्रा पढ़ना है, आपकी प्रैक्टिस हो रही, सीखोगे, अच्छा रहेगा, काम आएगा, है ना। अगर मान लीजिए आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो आप क्या वहाँ झंडे गाड़ के बैठ जाओगे क्या, कि हम नहीं करेंगे सवाल क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है, ना करना, बाद में भुगतना, पढ़ लो, काम आएगा। ओनली
3600 टू इन्वेस्ट। मतलब एक डीलर उसके पास कुछ मशीन खरीद करके काम शुरू करना जा रहा है, लेकिन उसके पास जो पैसा 57,600 रुपये है, एंड हैज स्पेस, और जो उसके पास स्पेस है फॉर एट मोस्ट 30 आइटम, मतलब वो 30 मशीन ही रख सकता है, यानी 30 में 20 आइटम, 20 मशीन रखने का ही उसके पास है। एंड इलेक्ट्रॉनिक लिख लेना, मशीन कॉस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मशीन कॉस्ट दे दी गई हमको, इलेक्ट्रॉनिक मशीन कॉस्ट 3600 एंड मैनुअली मशीन कॉस्ट 2400। He can sell to electronic machine, he can sell मतलब खरीद के ला रहा फिर बेच रहा है उसको, he can sell to electronic machine at a profit 220 and manually machine at profit 180। ठीक, ये तो कहानी हो गई। assuming that he can sell all machine that he buys, मतलब जो खरीदी सब बेच डाला है। How should he invest his money in order to maximize his profit। ठीक, make its LPP makes it as a LPP and solve graphically इतना बड़ा सवाल लिख के आएगा पेपर में, ये एलपीपी की प्रॉब्लम है और यही पेपर में आएगा। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, आप सिलेबस चिल्लाते रहो, जितना चिल्लाना चिल्लाओ कि सर वो ये नहीं आएगा, जब आएगा तो फिर झंडे गाड़ लेना। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप इसको पूरा पढ़िए। अब इस सवाल में देखिए, आपको एलपीपी पहले क्रिएट करनी है और फिर उसको सॉल्व करना है। एक व्यक्ति है, उसके पास 97,600 रुपए हैं अपने पास, उसके पास जो मनी है 57,600 रुपीज़ है, और उसने डिसाइड किया, बाजार गया, पता करा, मार्केट में थोक बाजार में गया कि भाई जाके खरीद के सामान लाते हैं, दुकान में भर लेते हैं, फिर बेचेंगे। अब कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ ये वाला ले लो, ये क्या करोगे, सस्ता वाला लेके सस्ता वाला बेचेंगे, थोड़ा कम प्रॉफिट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं किया जाता है। अब उसने 2 तरह की मशीनें ली हैं, एक जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो 3600 रुपये की आ रही है, और एक मैनुअली ऑपरेटेड मशीन है जो 2400 रुपये की आ रही है। वो दोनों मशीन अपनी दुकान में रखेगा। अब ये नहीं है कि हम सिर्फ मैनुअली वाली खरीदेंगे, इलेक्ट्रॉनिक नहीं खरीदेंगे, कि इलेक्ट्रॉनिक में अब ये कुछ दिमाग वाले होते हैं कि नहीं 3600 में इसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, 220 का मिल रहा है, यही वाली खरीदो, यही वाली बेचो, मैनुअली नहीं बेचेंगे। आप मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। आप दुकान जरूर चलाएंगे, सर्वाइव करेंगे, बट आप मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। इसीलिए एलपी पढ़ाई जा रही है कि अब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है
तो आप अपना प्रोडक्शन कैसे खरीद के लाओ वहां से, उसके लिए बातचीत यहां करी जाएगी। तो सबसे पहले आइए सर, यहां पर क्या टाइप की मशीन के टाइप बताए गए। क्या टाइप की मशीन है? 2 टाइप की मशीन है, एक मैनुअली ऑपरेटेड मशीन है और एक कैसी मशीन है? एक मशीन मैनुअली ऑपरेटेड मशीन है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड, तो EO लिख दिया, और एक मैनुअली ऑपरेटेड MO लिख दिया। ऐसे करके यहां टेबल बनाने जा रहे हैं। हमने कहा कि वो जो व्यक्ति है, ठीक है, मैनुअली ऑपरेटेड मशीन खरीदने जा रहा है भाई साहब। एक मशीन की कॉस्ट कितने रुपए है? 3600 रुपए। एक मशीन की कॉस्ट कितनी? 3600 रुपए, और मैनुअली ऑपरेटेड 2400 रुपए की है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात, ठीक। और उसके पास जो इस स्पेस है, तो भाई देखो ये क्या है, ये कॉस्ट बता दी इनको, उसके बारे में कॉस्ट बता दी कि ये कॉस्ट की मशीन है। हमने कहा, हमने डिसाइड ये किया कि जो व्यक्ति खरीदने जा रहा है, यानी कि जो वो X मशीन वो इलेक्ट्रॉनिक वाली खरीद ले, और Y मशीनें मैनुअली ऑपरेटेड खरीद ले। Y मशीनें ऐसे काम करें, हमें नहीं मालूम कितनी कौन कौन सी खरीदनी है। हमने कहा एक काम करो, तुम सुनो इधर, X मशीनें इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड खरीदो और Y मशीनें मैनुअली ऑपरेटेड खरीदो। ठीक, डिसाइड हो गया। तो भाई एक मशीन अगर 3600 रुपए मिल रही है, तो X मशीनें कितने मिलेंगी भैया जी? अब इसी समझना बहुत कुछ ध्यान से, इसी यही टेबल बनेगी ऐसे जल्दी से। हमारे पास जो अमाउंट है भाई, ये कॉस्ट है, हमारे पास टोटल जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आपके पास कितना है? इन्वेस्टमेंट 57,600 है ना? हाँ, इतने रुपए। तो आप या तो पूरे पैसे की मशीन खरीद लाओगे, या तो उससे कुछ पैसा बच जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि आप सामान खरीदने गए थे और सामान खरीद लाए और सब निगेटिव कर दिया ना। निगेटिव नहीं चलेगा यहाँ, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलना कि पैसा हमने दे दिया। तो सुनना जरा ध्यान से, एक मशीन कितने की आ रही है? 3600 की। तो X मशीनें कितने की आएंगी? पहले सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट बना रहे हैं, सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट समझना, सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट, यही कंडीशन से जो लग रही है इन्हीं को। एक मशीन 3600 की, X मशीनें 3600X की मिल गई। एक मशीन Y की तो 2400 की, तो Y मशीनें 2400Y की हो गई। और ये पूरा पैसा जोड़ने पर जो आएगा, उसका अमाउंट 57,600 रुपए के बराबर होना चाहिए, या फिर उससे कम होना चाहिए। ये अमाउंट या तो 57,600 के बराबर होगा या उससे कम होगा। आपके पास 57,600 रुपए ही तो हैं, आपको कोई नहीं देगा, वहां उधारी नहीं चल रही है बिजनेस में। मीनिंग समझ में आ गया? या तो आप पूरे पैसे का सामान खरीद लाओगे, या फिर उससे कम पैसे का सामान खरीद के लाओगे। एक सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट ओके हो गई। दूसरी सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट सुनना, उसके पास रखने के लिए सिर्फ 20 आइटम रख सकता है। टोटल कितने आइटम रख सकता है वो साहब? 20 आइटम। अगर X आइटम, अब देखो यहां पर क्या है, यहां स्पेस की बात हो रही है, स्पेस की बात कर रहा है। कितने आइटम रख सकता है? आइटम 20 रखेगा। कितने आइटम? तो इलेक्ट्रॉनिक वाली कितनी मशीन खरीदा उसने? X, और मैनुअली ऑपरेटेड Y के लिए, इन दोनों का जो सम होगा वो या तो पूरा स्पेस भर दे, पूरी दुकान भर दी लपालप, 20 पूरी खरीद लाया, या फिर उससे कम खरीद के लाएगा। हाँ सर, ये भी तो हो सकता है कि पूरी ना खरीद के कम लाए। लेस देन क्यों लग रहा है, ये रीजन समझाया जा रहा है। अब देखो भैया, वो खरीदने गया है, या तो वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन खरीदेगा 1, 2, या फिर नहीं खरीदेगा। यानी X की जो वैल्यू होगी, X की जो वैल्यू यहां लिख रहे, साइड में जगह नहीं दिखाई दे रही, X की वैल्यू होगी या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। या तो एक भी मशीन नहीं खरीदेगा इलेक्ट्रॉनिक वाली, या 1 खरीदेगा, या 2 खरीदेगा, 10 खरीदेगा, 20 खरीदेगा, वैल्यू किससे बड़ी होगी? 0 से बड़ी होगी। और Y की वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी सर। तो ये हो गई नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, यहीं से निकल के आ गए। अब उसके बाद आई बात प्रॉफिट की। कहीं प्रॉफिट की उन्होंने बात करी, भैया खरीदा बेचा, प्रॉफिट कितने का ले रहा है? मैनुअली ऑपरेटेड पे कितने का प्रॉफिट? 220 रुपए का। एक मशीन पे 220 का, और कितनी मशीन है? X, तो कितना भैया उसने पैसा कमा लिया? 220X रुपए कमा लिए, और 180 Y कमा लिए। इन सबका जो जोड़ होगा वो मैक्स जेड दे देगा, मैक्सिमम प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो ये जो बना, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जहां प्रॉफिट की बात करेंगे, कॉस्टिंग की बात करेंगे, उसी से बनता है क्या? मैक्सिमम बनाते हैं, ये बन गया। तो ये सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट, ये मैक्सिमम फंक्शन है, जिसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, नॉन नेगेटिव कंडीशन। अब ये सवाल आपका पुराना नहीं हो गया,
बिल्कुल सर पुराना हो गया, इसको मिटाइए। देखो हम 2 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ध्यान से, थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं साफ साफ। इसमें देखो पूरी लाइन उसी से भाग जा रहा है, किससे भाग जा रहा है आपको देखना होगा। देखो जल्दी फटाफट देखो किससे भाग जा रहा है, किससे कट रहा है, 24 से कट रहा है, 18 से कट रहा है, किससे कट रहा है, कटेगा 0 0 तो ऐसे खत्म हो रहे हैं। यानी सब्जेक्ट अब यहाँ पे ऐसे लिखिए, मैक्स जेड इज इक्वल टू, सवाल आपका ये बन गया, मैक्स जेड इज इक्वल टू 220 एक्स प्लस 180 वाई। सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट 3600 एक्स प्लस 2400 वाई इज लेस देन 5700, जो भी रुपए रहा होगा मैं याद नहीं है, शायद किताब में ये लिखा है, कुछ और लिखा है 5700। अब इसमें काटा काटी करिए, देखिए भाग जाएगा, काटिए किसी से, कटकुट आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन क्या बनी, x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 20 के, और x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि देखो 0 0 तो खत्म ही हो रहे हैं, खत्म हो गए पूरी लाइन से। अब देखो किसी का भाग जा रहा है, 12 से देते हैं, 12 के 36, 12 दूनी 24, 12 5 चौक 48, 48 बचा को 12 8 96, 12 से कट रहा है, 12 के 36, 12 दूनी 24 और 12 वर्ष 48 बटा 9, 12 8 96, 12 8 96, ये बन गई इक्वेशन। ये सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट और इनका सोल्यूशन निकालना है। ये आपका अब ये एलपी फॉर्म हो गई, इसको बोलते हैं एलपी बनाना है, लिखा था सॉल्व एलपी एंड सॉल्व इट ग्राफिकली। अब इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली। अब सवाल बड़ा होगा कि नहीं, ये लॉन्ग क्वेश्चन बना। अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। आप ये मत सोचो कि आपके सिलेबस में तो लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे, अगर लॉन्ग आएगा तो बेटा एलपी आपको बनवाएंगे वो, फिर उसके बाद आपसे सॉल्व करने कहीं जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर पाएंगे कि करें हम, कर ही दो सर, थोड़ी करेंगे, एक सवाल तो पूरा सॉल्व कर दो। चलो हम कर दे रहे हैं। एलपी फॉर्म हो गई, हाँ सर एलपी फॉर्म हो गई। कैसे फॉर्म गई, दिमाग लगा के खड़ी, फटाफट देखो ड्रॉ करने जा रहे हैं। ये y इक्वल टू 0 दुनिया जानती है, x इक्वल टू 0 दुनिया जानती है, इसको ड्रॉ करेंगे 20 20 20 0 0 20। अभी आंसर यहाँ है इसके प्राइमरी के अंदर, ठीक। इसको ड्रॉ करेंगे, y 0 रखा, x स्क्वायर 16 48, 16 यानी 16 कामा 0 यहाँ आ जाएगा। फिर x 0 रखा 24 यानी यहाँ पे आ जाएगा 0 कामा 24। इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, लाइन 2 टुकड़े काटेगी, फिर नीचे नहीं, आंसर इतना बन पाएगी। ये हमारा बाउंडेड है। इस पॉइंट का नाम 0 कामा 0 होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 16 कामा 0, इसका 0 कामा 20 है, इसका पता नहीं है। पता नहीं तो सॉल्व कर लेंगे भैया, कैसे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। इसमें 2 का गुणा 3x प्लस 2y बराबर 48 के, और इसमें कितना 2x प्लस 2y बराबर 40 के, माइनस 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 चट, x बराबर 8 के, x की वैल्यू 8 रखी तो y की वैल्यू 12 आ गई, 8 कामा 12, ये पॉइंट हो गई। कॉर्नर बनाए, 3 कॉर्नर में दिख रहे हैं सर, 1 2 3 4 दिख रहे हैं, 4 कॉर्नर बना लिए फटाक से। जेड सॉरी सीपी कॉर्नर पॉइंट और जेड की वैल्यू, तो यहाँ पे 0 0 16 0 8 12 और 0 20 रखो वैल्यू। पहले जेड इक्वल टू कितना 220 गुणे 0 प्लस 180 गुणे 0 बराबर 0 आएगा। फिर जेड इक्वल टू 220 गुणे 16 प्लस 180, 16 16 16 16 60 लिख दिया, तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, 0 16 2 32 32 3 35 3520 रुपए का प्रॉफिट आएगा। इस पे अगर काम करते हैं, जेड इक्वल टू कितना 0 गुणे 8 और कितने 18 0 गुणे 12, 8 दूनी 16। अब देखो इसको कैलकुलेट कर ले रहे हैं, 8 दूनी 16 17, ये आ गया है ना, 12 8 96, 6 हंसे लगा 9, 12 कम 12 12 9 21, जोड़िए जरा इसको, कितना आ रहा है 0 6 6 12 के 2 7 1 8 8 1 9, और ये कितना 3 3920 रुपये, 3920 रुपये। और इसको जरा सॉल्व करते हैं, जेड इक्वल टू कितने के 220 गुणे 0 प्लस 180 गुणे 20 3600 रुपये आ जाएगा, 18 गुणे 36। अब देखिए ध्यान से, सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ मिली, यहाँ पे मिल रही 39, यही मैक्स रेट। यानी आप क्या करिए, 8 मशीन कौन सी खरीद के लाइए, इलेक्ट्रॉनिक वाली, और 12 मशीन कौन सी खरीद के लाइए, कौन सी लाइए, मैनुअली ऑपरेटेड मशीन, और आप बेचिए। आप देखो दोनों केस, अगर अकेले तुम खरीद के ला रहे हो मैनुअली इलेक्ट्रॉनिक, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट आप नहीं पा रहे हो, प्रॉफिट तो हो रहा है भाई, बिजनेस करेंगे बेचोगे आप ज़्यादा में, कैसा तो नुकसान में बेचने वाले नहीं है, प्रॉफिट हो रहा है, इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आप क्या मैक्सिमम अचीव कर पाए, नहीं। अगर आप ऐसे काम करे होते
तो आप अगर ये वाला केस भी करते तो भी 320 रुपए उससे ज्यादा कमा रहे हैं आप। तो ये है एलपी का बेसिक काम जो हम लोगों को करना होता है, जो हम लोग इसका यूज करते हैं। कब? जब आप पढ़ लोगे तो एलपी प्रॉब्लम, जब आप बड़े होकर के कोई मतलब इंजीनियरिंग करके आप किसी कंपनी में काम करोगे तो आपको ये सब चीजें यूज करनी होती है। वहां पे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस निकालना होता है कि आप कैसे काम करो कि आप अपने जो आपका ऑनर है, मालिक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा के दोगे तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी देगा, नहीं तो कहेगा नमस्ते भैया कल से मत आना, क्यों, इतना नुकसान हम नहीं उठा सकते। तुम्हारे काम आती है तब। अभी तो ये हल्का सा पढ़ाया गया, फिर इसका बहुत बेसिक पढ़ाया जाएगा आपको जब बड़े हो जाएंगे, आप बड़ी क्लासेस में बेसिक पढ़ करके फिर आप एकदम ऑप्टिमल ये साहब ऐसे काम करोगे तो बिल्कुल 100%। वो बात अलग है कि 100% हर चीज़ नहीं होती है, लेकिन आप उसके अचीव करोगे तो उसके आसपास तो पहुंच जाओगे, मैक्सिमम गोल के पास पहुंचोगे। क्या हाँ भाई देखो 3900 रुपए तो कमा लिए, 3920 नहीं कमाए तो आई बात समझ में। ये काम करना है आपको एलपी में। तो ये कौन सी प्रॉब्लम थी? ये वर्ड प्रॉब्लम है। अभी और ऐसी प्रॉब्लम्स हम और करवाएंगे आपको। कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, टोटल 4 वीडियो बनेंगे, उसी में पूरी एलपी का काम खत्म करेंगे हम लोग। 2 वीडियो आपके सामने पहुंच चुके हैं, लगभग कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंच गया है। अब सिर्फ हमको एक ट्रांसपोर्टेशन वाला कॉन्सेप्ट बताना रहेगा, बाकी सब कंप्लीट है। ठीक, एलपी बहुत आसान है। क्वेश्चंस आपकी किताब में होंगे, उठाइए, ढूंढिए, करिए, क्योंकि हम क्वेश्चन को लिखने में टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। अब हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन भेज देंगे, पहले से भेज देंगे। जब वीडियो भेजेंगे उसके पहले आपको उस पे जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, हम यहाँ लिखेंगे नहीं, आपको पहले से भेज देंगे। ये क्वेश्चन करवाया, ये क्वेश्चन करवाया, ये क्वेश्चन करवाया, नंबरिंग डाल के 1 2 3 4 जो भी क्वेश्चन कराएंगे उसकी, तो आप उनको पढ़ लीजिएगा, पढ़ के अपने सामने रख लेना लिख करके, और फिर हम यहाँ बताते जाएंगे, आप करते चले जाएंगे। आराम रहेगा ना, ये ठीक रहेगा, यही ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो लिखेंगे तो हम 2 ही क्वेश्चन करा पाएंगे पूरे वीडियो में। ओके, धन्यवाद। मन हो तो कर दे लाइक।